नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। इटावा की धरती पर हजारों युवक सड़कों पर आए और वो जय माधव जय यादव का उद्घोष कर रहे हैं और वे सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज के जो बनाई हुई व्यवस्था है उसको ललकार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यह अपमान सहा नहीं जाएगा। हमारे समाज के कथावाचकों का जो अपमान हुआ सीधे तौर पर यादव समाज पर हमला है, उनके स्वाभिमान, सम्मान, गौरव, अस्मिता पर हमला है और हम इसका घोर निंदा करते हैं और हम मुकाबला करने को तैयार हैं और हम अब आगे से किसी भी तरह का कथा बचवाने का काम, जो कथा वाचने का और प्रोग्राम जो होगा हमारे घर परिवार समाज में, हम किसी भी तरह से कथा और ये जो हम ये धार्मिक अनुष्ठान जो करेंगे, हम अब आगे से ब्राह्मण समाज के पुजारियों को नहीं बुलाएंगे, उन्हें हम निमंत्रण नहीं देंगे या उनसे नहीं बचवाएंगे। अब सवाल यह हो रहा है कि क्या यह सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ब्राह्मण समाज के द्वारा बाल काटने तक सीमित रहेगी या उनका ये जो स्वाभिमान की जो ज्वाला उठी है वो सिर्फ और इस घटना तक सीमित रहेगी, या एक सवाल ये भी है कि क्या ये अब आगे से जो धार्मिक अनुष्ठान के जो भी कार्यक्रम जो करेंगे उसमें क्या ब्राह्मण समाज के पुजारियों को नहीं बुलाएंगे। ये मुझे बड़ा शंका और सुबह भी होती है। ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि यादव समाज और खासतौर पर पिछड़ा समाज है उसके अंदर वो चेतना का जो संख्या बढ़नी चाहिए, वैज्ञानिक तार्किक जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। इसीलिए तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार, कथाकार या साहित्यकार कहें, उर्मिलेश जी ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि उत्तर भारत की धरती पर न जाने अब ये हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये कथावाचक जो बनने की एक बड़ी होड़ सी लग गई है और ये अपमानित भी होते हैं, पिटते भी हैं, मूत्र का विसर्जन भी होता है, उसके बाद भी ये कावड़ को ढोते भी हैं और ये कुंभ मेले में भी जाते हैं, वहां पे भगदड़ में मरते भी हैं और उन्हें किसी भी तरह का सम्मान नहीं मिलता। लेकिन अंततः फिर भी इनको उसी परंपरा में अपने आप को पंगु और गुलाम बनना है। वो कहते हैं कि आखिर उन्हें कथा बोलनी है, कथा पढ़नी है, कथा बाचनी है, तो वह मुलायम सिंह यादव, मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब, ज्योतिबा फूले, कबीर, रैदास, जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, इन तमाम लोगों की जो उनका जीवन है, इनका जीवन संघर्ष है, उनकी कथा को क्यों नहीं बांचते, जिससे कि समाज में क्रांति आएगी, उनके अंदर एक विवेक आएगा, समझ आएगा, विचार आएगा, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आएगा और सवाल पैदा होगा कि हमारी इतनी ज्यादा संख्या होने के बावजूद भी हमारा समाज कहां पर पिछड़ा है। हमें हर जगह हमारा संसाधनों पर कहीं हमारी कोई जगह नहीं बन पा रही है। मात्र 5-7-8% जो लोग हैं वो सवर्ण समाज के वो ईडब्ल्यू आरक्षण लेकर 10% आरक्षण की मलाई खा रहे हैं और वही लोग जो लगातार आरक्षण की मुखालफत करते थे कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए और वो कहते हैं कि आरक्षण ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। लगातार आप किसी भी चौक चौराहे पे किसी भी जगह पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के बयान सामने आते हैं, लेकिन जब उन्हें ये मलाई मिली, मलाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो संपन्न थे, कुछ 1-8%, 0.2%, 0.2-4-5% के लोग के हिसाब से वो कुछ गरीब होंगे, हर समाज में गरीब हैं, लेकिन उन्हें 10% आरक्षण मिला। AWS, आप सोचिए कि पूरी व्यवस्था के अंदर सरकारी जो व्यवस्था है, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे कॉलेज, विश्वविद्यालय, तमाम संस्थाओं के अंदर उनके लोग अब हायर पोस्ट पर पहुंच रहे हैं। पहले भी थे, लेकिन अब वो इस EWS के मार्ग के जगह के एक ऐसे नियम से या व्यवस्था से वो पहुंच रहे हैं। अब आप समझे कि जो दलितों को 16% यानी कि केंद्र में 15.5% जो आरक्षण है और ST को जो 7% आरक्षण है वो पूरा फिलफिल नहीं हो पा रहा, उसका बैकलॉग है पूरा नहीं भर पा रहा। पिछड़ा समुदाय का जो 27% आरक्षण है वो लड़ रहा है कि हमारा, इसीलिए वो कहता है कि जाति की जनगणना हो और यही लोग जिनको EWS मिला वो जाति जनगणना का विरोध करते हैं। सरकार बैकफुट पर आई और अंततः सरकार को मानना पड़ा कि अब जाति की जनगणना हम कराएंगे। 2011 में एक सोशल सर्वे हुआ, केंद्र सरकार ने करवाया जाति जो सेंसेक्स के साथ, लेकिन वो उन्होंने डेटा डिस्क्लोज नहीं किए, यानी कि उनकी मंशा पर भी सवाल था। 2011 में किसकी सरकार थी आप सभी जानते हैं, यही इंडिया गठबंधन के लोग। अब सवाल यही है कि जो यादव समाज के लोगों की जो अस्मिता जगी है,
अब ये क्या करना चाहते हैं कि क्या वो इस सामाजिक व्यवस्था में जो उनके साथ जो भेदभाव हुआ है, सांस्कृतिक व्यवस्था में उनके साथ जो भेदभाव छुआछूत हुई है, उनके सीधा अस्मिता पर हमला हुआ है, क्या वो अब इस लड़ाई को वैज्ञानिक, तार्किक, विचारिक तौर पर लड़ेंगे या सिर्फ और सिर्फ यह अभी का ये उबाल है? क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत जल्दी अब कांवड़ की यात्रा निकलेगी और बड़े बड़े अनुष्ठान भी होंगे। ये फिर दोबारा से उनको बुलाएंगे और फिर दोबारा से ये वो यजमान के लिए खड़े रहेंगे। ब्राह्मण समुदाय के जो पुजारी, पंडे पुजारी, उनके पूजा पाठ करेंगे और उनके घर से लाखों रुपए का चंदा लेंगे। यानी कि आप विचार करें, ये पूरी एक बनाई हुई व्यवस्था है और वे उन्हें मालूम है कि अगर यादव समाज से, पिछड़ा समाज से, दलित समुदाय से कथावाचक निकलेंगे, जो पूरा एक उद्योग है। आप सोचें कि जो इतने बड़े बड़े कथावाचक बने, उनको लाखों करोड़ों अरबों रुपए का साम्राज्य है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, हवाई जहाजों में घूमते हैं और सरकार, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उनके आका उनके पैर छूते हैं और वो एक पूरे उस इलाके के अंदर एक मठाधीश होते हैं। जनता, जो भारत की भोली भाली जनता है, उनके दर्शन करने के लिए भीड़ में, उमस भरे गर्मी में, बरसात में, ठंड में उनके दर्शन के लिए ललायत होती है, पागल रहती है और जब भगदड़ होती है तो वह वहां पर वो मौत के शिकार भी होते हैं। अब सवाल यही है, उर्मिलेश जी पत्रकार हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, वो सीधा सवाल करते हैं कि क्यों नहीं आप अपने महापुरुषों को, अपने जो बहुजन दलित महापुरुष हैं, उनके विचार को आप घर घर पहुंचाते। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि नहीं, अगर इस विचार को घर घर तक पहुंचाएंगे, इसमें पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा तो हमें जो खासतौर पे जो जैसे कैसे मिथकीय, काल्पनिक जो कथाएं हैं उनको बांचने पर होगा, धार्मिक अनुष्ठान करने पर होगा। अगर वाकई अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने समाज को किसी भी तरह से आगे लेकर नहीं जा सकते। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा खासतौर पे जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अपने समाज को कैसे वैचारिक तौर पर जागरूक किया जाए और उसका असर लगभग देखने को भी मिल रहा है। वहीं इतर दूसरी तरफ जो पिछड़ा समुदाय है, वह अभी भी हिंदू बनने की लालसा में खड़ा है और वह हिंदू राष्ट्र की पालकी भी ढो रहा है। आप समझे, प्रोफेसर रतनलाल बड़ी बात बोलते हैं, प्रोफेसर रविकांत बड़ी बात बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये बड़ी बात है कि संविधान से देश चलता, ना कि मनु के विधान से। लेकिन अगर आप किसी पोंगा पंडित से पूछेंगे तो वह संविधान को नकारता है, बाबा साहब के काम किए हुए कामों को नकारता है, क्योंकि उसमें समानता है, उसमें भाईचारा है, उसमें बंधुता है, उसमें इक्वलिटी है, उसमें फ्रीडम है, उसमें सवाल है, उसमें जवाब है। लेकिन मनु के विधान में नहीं, एक खास जाति विशेष को ही अधिकार है कि वही पढ़ सकता है, वही लिख सकता है, वही धन के संचय कर सकता है, वही शक्ति रख सकता है, वही अपना अस्त्र शस्त्र रख सकता है, वही व्यापार कर सकता है और ना नारियों को सम्मान है, नारियों को अधिकार है। तो यही इसका बिल्कुल इस विधान को उलटने का पूरा काम किया तो वह संविधान ने किया। अब देखना यह होगा कि जो इतना ज्यादा इस पे जो अब हो हल्ला हो रहा है इटावा के प्रसंग के बाद में, और कि इसका अब असर क्या होगा। अब बड़ा सवाल यह भी है कि यूपी की सरकार पर सीधा सवाल उठा, क्योंकि यूपी की सरकार योगी की सरकार है और वो कहते हैं कि योगी की सरकार यानी कि राम राज्य की सरकार, और यहां पर किसी के साथ ऐसी घटना हम सहन नहीं करेंगे। लेकिन जब ये ऐसी घटनाएं होती हैं तो सीधे ही उन कथावाचकों पर, कथावाचकों के सम्मान के साथ खड़े होने के वालों के साथ सीधे ये सीधा हमला करते हैं और ये कहते हैं कि ये जाति विद्वेषता का ये एक प्रपंच है और उनके साथ ये ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और वो कहते हैं कि अब इसका दूसरा भी, अब इसका खबर ये भी आ रही है और इस बिल्कुल कि उस गांव की जो महिला हैं और जो जिन्होंने कथा वाचने के लिए बुलवाया था, वो कहते हैं कि हमारे साथ उन्होंने छेड़छाड़ की, हमारे महिलाओं के साथ में, इसलिए उनके बाल काटे गए, उनका मूत्र विसर्जन किया या उनकी पिटाई की गई। जबकि आप सोचें कि सोशल मीडिया था, वीडियो साहब जाहिर हुआ, अगर नहीं होता तो यही खबर पूरी जगह चस्पा हो जाती और इसी के आधार पर एफआईआर दर्ज होती। और आज वो जो पोंगा पंडित जिन्होंने बाल को नोचा था, मूत्र का विसर्जन किया था, अपमानित किया था, वो जेल में ना होकर ये कथावाचक होते। अखिलेश यादव
को बिल्कुल याद होना चाहिए कि जब आपने मुख्यमंत्री आवास को खाली किया था तो आपको किस तरह से इन्हीं लोगों ने टोटी चोर कहा था, इन्हीं लोगों ने आपकी आवाज को गंगा जल से धोया था। तो समझें इस बात को, ये बड़ा सवाल ये है। और आखिर में फिर जो मैंने पूर्व के एक वीडियो में कुछ चंद लाइनें आपके सामने रखी थी कि कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना है, बागेश्वर कहता है कि हिंदू कॉलोनी को बनाना है, जबकि हम एक गांव भी नहीं बसा पाए। चुनाव पूर्व सब हम हिंदू की दुहाई देते हैं, एकता के राह पर चल पड़े यादव बंधुओं की हो गई कुटाई, मन नहीं भरा तो महिला के पैरों पर नाक को रगड़ाई करी, मनु की दंड के रूप में महिला मूत्र की छिड़काव की गई, व्यास की गद्दी पर बैठकर धर्म शास्त्रों का उल्लंघन आप कैसे करोगे, क्योंकि आप तो यादव हैं और जो जनजात श्रेष्ठता की आरक्षण में उसको तुम चुनौती दोगे, क्योंकि ये तो हमारा काम है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए का जो मंदिर में चढ़ावा आता है, जो है उसकी कौन पुजारी हैं आप सब जानते हैं। भारत का संविधान ही है जो इस पूरे विधान को पलटने का काम करता है। अब देखना यह होगा कि जो मैंने आपके सामने बात रखी है, इटावा और इटावा के आसपास पूरे उत्तर भारत में यादव समाज अब उठ खड़ा हुआ है अपने सम्मान के लिए। लेकिन क्या यह सिर्फ एक दिन का उबाल है या इस उबाल के कुछ बड़े और नए और कुछ वैज्ञानिक मायने भी निकलेंगे अपने समाज को जागरूक करने के लिए? क्या यह सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज के कुछ विशेष लोग तक ही हमला है या पूरी व्यवस्था पर हमला है? इस पर आपकी क्या राय है आप लिखकर जरूर भेजें, क्योंकि आपकी राय हमें और ज्यादा बेहतर सवाल उठाने के लिए हम पत्रकारिता करते रहेंगे। आखिर में निवेदन है, डेमोक्रेटिक भारत को आप आर्थिक सहयोग करते हैं तो हम और ज्यादा संसाधन जुटाकर और बेहतर पत्रकारिता करने के नए आयाम स्थापित करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।